कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से जिसे काटा जा रहा है और उसे काट के वहाँ पर रेलवे ट्रैक को बिछाया जा रहा है। उस जंगल में रहने वाले बिल्डर्स को समझाते हैं कि मत कीजिए ये सब, रुक जाइए, लेकिन बिल्डर्स उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। वो उसे बेइज्जत करके वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। वो इंसान ये कहता है कि आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं क्योंकि इस जंगल में रहने वाले आप लोगों को माफ नहीं करेंगे। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और वो अंजाम मौत से भी बदतर होगा। क्या मतलब था इसकी बातों का, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। कहानी आगे बढ़ती है। हमें दिखाया जाता है कि सारे मजदूर अपने घर लौट रहे हैं, लेकिन दो मजदूर तारता और ताइमान अभी भी काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पैसों की बहुत जरूरत है। तारता ताइमान से कहता है कि तुम दूसरी तरफ काम करो, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद अचानक तारता को ताइमान की आवाज सुनाई देती है। कहाँ गया ताइमान, कुछ नहीं पता। तारता ताइमान को ढूंढता ढूंढता वहाँ से बाहर निकलता है। वो आवाज लगा रहा है, ताइमान कहाँ हो तुम। तभी उसे टनल की तरफ से कुछ आवाजें आती है। वो टनल की तरफ जाता है और उसके बाद उसकी जिंदगी की आखिरी आवाज उसे सुनाई देती है। वो ताइमान को देखता है जिसे किसी शैतान ने पकड़ा हुआ था और फिर तारता भी चिल्लाता है। क्या हुआ तारता के साथ हमें नहीं पता, शायद आगे पता चलेगा। कहानी हमें इस गांव के लीडर की तरफ लेके चलती है, मिस्टर बारा, जिन्होंने इस रेलवे ट्रैक को बनाया था। वो अपने इन्वेस्टर मिस्टर संतोषो से बात करते रहते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे गांव में इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ पर टूरिज्म का काफी फायदा होगा। मैंने ये ट्रैक बनाई है, ये ट्रैक डायरेक्ट मेरे रिसोर्ट पे जाती है। सोचिए, यहाँ पर सब घूमने आएंगे, ट्रेन में बैठेंगे और डायरेक्ट रिसोर्ट पे जाएंगे, कितना फायदा होगा। संतोषो भी बारा की बात मान रहा है। वो इस गांव में अपना पैसा लगाना चाहता है, लेकिन क्या वो लगा पाएगा, आइए जानते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उस स्टेशन के बाहर कुछ औरतें चिल्ला रही हैं, कहाँ है हमारे भाई, कहाँ है हमारे पति, वो तुम्हारे लिए स्टेशन पे काम कर रहे थे, वो अब तक घर नहीं आए, कहाँ है वो लोग, बताओ। बारा समझ जाता है कि अगर उन औरतों की बात संतोषो या दूसरे इन्वेस्टर तक पहुंच गई तो वो इस गांव में एक फूटी कौड़ी तक नहीं लगाएंगे। बारा अपने स्टाफ को कहता है कि उन लोगों को वहां से भगाओ। बारा उन लोगों को तो भगा देता है, लेकिन संतोषो ने सब कुछ सुन लिया है। वो बारा से पूछता है क्या हुआ यहाँ पर। बारा हंस के पास टाल देता है कि अरे स्टेशन के पास कुछ हादसा हो गया था रेलवे ट्रैक बनाते वक्त, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ है। ये गाँव वाले तो ऐसी बात का पतंगर बनाते हैं। संतोषो भी ज्यादा ध्यान नहीं देता। सब कोई ट्रेन पे बैठ रहे हैं क्योंकि सबको रिसोर्ट में जाना है। और तभी हमें दिखाई जाती है इस कहानी की लीड कैरेक्टर पूर्णिमा और किम। वो दोनों भी छुट्टियां मनाने के लिए रिसोर्ट पे जा रहे हैं और उनकी मुलाकात इस ट्रेन के एक स्टाफ टेकुन से होती है। पूर्णिमा टेकुन को काफी पसंद करने लगी है। वो दोनों बहनें बहुत खुश है। उन दोनों बहनों को एक साथ वक्त बिताने का मौका मिल गया। वो दोनों कंपार्टमेंट नंबर 5 में है। नंबर याद रखिएगा, बहुत जरूरी है क्योंकि इसी नंबर से खौफनाक चीजों की शुरुआत होगी। ट्रेन में और भी बहुत सारे लोग हैं। तारा और दूसरे इन्वेस्टर वीआईपी कंपार्टमेंट में। इस ट्रेन का हेड यानी कि कैप्टन सबको ये बताता है कि हम कल शाम 7 बजे तक रिसोर्ट में पहुंच जाएंगे, तो सब एंजॉय कीजिए। ट्रेन चलने लगती है, सब कोई बहुत खुश है, लेकिन क्या कोई एंजॉय कर पाएगा, आइए जानते हैं। इस ट्रेन में एक औरत भी है, रामला, जिसके पास तारता की फोटो है। तारता तो याद है ना, वही मजदूर जो कि स्टार्टिंग में था। वो अपने पति को ढूंढने के लिए जाना चाहती है। अचानक उसे ट्रेन में अपना पति दिखता है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसका पति यहाँ पर कर क्या रहा है। वो भाग के वीआईपी कंपार्टमेंट की तरफ जाती है, लेकिन वहाँ पर उसका कोई पति नहीं है। वो मिस्टर संतोषो से बात करना चाहती है, ये जानने के लिए कि उसके पति का क्या हुआ, लेकिन कोई भी उसे संतोषो से बात करने नहीं देता। इसी बीच हमें ये दिखाया जाता है कि पूर्णिमा की तबीयत खराब हो रही है, उसे वॉशरूम जाना है। वो वॉशरूम की तरफ जाती है, उसे उल्टियाँ हो रही है, उसकी तबीयत खराब लग रही है, लेकिन बेचारी को पता नहीं था कि उस वॉशरूम में उसके अलावा भी कोई और है। वो कौन था, इंसान या हैवान, किसी को नहीं पता। वॉशरूम दूसरे कंपार्टमेंट में यानी कि कंपार्टमेंट नंबर 4 में था। उसकी बहन किम जब ये देखती है कि काफी देर हो चुकी है, पूर्णिमा आ ही नहीं रही है, तो वो भी अपनी बहन को ढूंढती हुई कंपार्टमेंट नंबर 4 में चली जाती है। और वहां दूसरी तरफ ट्रेन का कैप्टन ये देखता है कि कंपार्टमेंट नंबर 5 का दरवाजा अपने आप बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, ये हो क्या रहा है। वो अपने एक स्टाफ को कहता है कि जाके चेक करो वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये अपने
अपने आप नहीं हो रहा है। उस कंपार्टमेंट में एक बच्ची है। अचानक उस बच्ची को एक दूसरी बच्ची दिखाई देती है जो कि उसे बुला रही है। वो बच्ची दूसरी बच्ची की तरफ जाती है, लेकिन क्या वो बच्ची थी? नहीं, वो एक शैतान थी। अचानक वो अपने रूप में आती है और तब वहाँ पर ट्रेन का स्टाफ भी पहुंच जाता है। वो भी चिल्लाता है, लेकिन अब चीखने का कोई फायदा नहीं। पूरा कंपार्टमेंट नंबर 5 अंधेरे से भर जाता है। क्या हुआ उस कंपार्टमेंट के साथ किसी को नहीं पता। ट्रेन टनल से बाहर निकलती है। पूर्णिमा और किम भी वॉशरूम से बाहर निकलती है, लेकिन अचानक पूर्णिमा का ध्यान कंपार्टमेंट नंबर 4 के बाहर जाता है। वो देखती है कि 5 नंबर कंपार्टमेंट तो ट्रेन के साथ है ही नहीं। वो कहाँ चला गया? अभी तक तो वो यही था जब तक ट्रेन टनल के अंदर नहीं गई थी। वो टेकुम को बताती है कि ये क्या हो रहा है। टेकुम भी परेशान हो जाता है। वो अपने सीनियर सिद्दीक और तारा को सब कुछ बताता है कि ये सब क्या हो रहा है, कंपार्टमेंट नंबर 5 कहाँ चला गया। उस ट्रेन का कैप्टन टेकुम को समझाता है कि इस ट्रेन में इन्वेस्टर भी हैं, हमें ये बात छुपानी पड़ेगी। हमें सबको ये बताना पड़ेगा कि टेक्निकल इशू के कारण कंपार्टमेंट नंबर 5 टनल पे छूट गया है और हमारे लोग उसे लेके रिसोर्ट में पहुंच जाएंगे। हमें सबसे सब कुछ छुपाना पड़ेगा। टेकुम को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, लेकिन अपने बॉस का ऑर्डर तो उसे मानना ही पड़ेगा। वो चाहता है रामला, पूर्णिमा और किम और बाकी सबको वो बता देता है कि टेक्निकल इशू की वजह से हमारा कंपार्टमेंट नंबर 5 टनल के पास छूट गया। सब कोई रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो कुछ नहीं हुआ, टेक्निकल इशू है। लेकिन उन बेचारों को पता नहीं था कि ये कोई टेक्निकल इशू नहीं है। इन सब हादसों के बीच अभी भी एक हादसा बाकी था। पूर्णिमा को फिर से वॉशरूम जाना पड़ता है और उसका फोन उसकी बहन किम के पास है। अचानक किम को कॉल आता है और ये कॉल पूर्णिमा के डॉक्टर का है, जो कि किम को ये बताता है कि पूर्णिमा के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, वो कभी भी मर सकती है। अपनी बहन की ये हालत जान के किम चौंक जाती है। जब उसकी बहन वापस आती है तो वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, क्या चाहती हो तुम मुझसे। पूर्णिमा उसे समझाती है कि मैं अपने आखिरी दिन में हॉस्पिटल में नहीं बिताना चाहती, मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ। किम उसे समझाती है कि हम दोनों हॉस्पिटल जाएंगे और तुम दोबारा ठीक हो जाओगी। दोनों बहन बहुत इमोशनल है। पूर्णिमा किम से कहती है कि मुझे कॉफी पिलाओ। किम और पूर्णिमा कॉफी पीने के लिए वीआईपी कंपार्टमेंट के बाहर यानी कि कंपार्टमेंट नंबर 3 के पास है। याद रखिएगा, नंबर बहुत जरूरी है। ट्रेन एक बार फिर से टनल के अंदर जा रही है। ट्रेन टनल के अंदर पहुंचती है और अब बारी कंपार्टमेंट नंबर 4 की है। अचानक कंपार्टमेंट नंबर 4 में सबको कुछ होने लगता है। हर कोई किसी दूसरी आवाज में बात कर रहा है। वो चिल्ला रहे हैं कि तुम इंसानों ने हमें समझ के क्या रखा है, तुमने क्या किया हमारे जंगल के साथ, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें एक पत्थर मौत मारेंगे, एक ऐसी सबक देंगे जो पूरी इंसान कभी नहीं भूलेंगे। बाकी सबको समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है और तब उनका सामना होता है उस जंगल की सबसे बड़ी शैतान से। वो शैतान जो कि जंगल की तरह लग रही है, उसका पूरा शरीर एक पेड़ बना हुआ है और शक्ल एक शैतान की है। वो सबको मार देती है, कोई उसके आगे टिक नहीं पाता, कोई बच नहीं पाता। और उसके बाद वो कंपार्टमेंट नंबर 4 को भी ट्रेन से अलग कर देती है। ट्रेन फिर से टनल से बाहर निकलती है। पूर्णिमा और किम इस बार फिर बाहर देखते हैं और वो देखते हैं कि कंपार्टमेंट नंबर 4 भी गायब हो चुका है। अब तो ये कंफर्म हो चुका है कि ये कोई टेक्निकल इशू नहीं है। वो दोनों चिल्लाने लगते हैं, ये क्या हुआ टेकुम। उनकी बातें सुन के दारा और इन्वेस्टर संतोष दोनों वहां आ जाते हैं। दारा को अभी भी पैसों की टेंशन थी। वो बाकी सबको और पूर्णिमा को समझाता है कि ये टेक्निकल इशू है, कंपार्टमेंट नंबर 4 भी टनल के पास छूट गया है, कोई घबराने की बात नहीं है। सब कोई मान जाते हैं, लेकिन पूर्णिमा, किम और रामला ये बात नहीं मानते। संतोषा पूर्णिमा को कहता है कि मैं तुम लोगों को ट्रीट देता हूँ, तुम लोग आ जाओ वीआईपी कंपार्टमेंट में। तुम कंपार्टमेंट नंबर 3 से बाहर निकलो और चलो वीआईपी कंपार्टमेंट में। वो तीनों भी मजबूरी में मान जाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन अब तो मौत का खेल सिर्फ शुरू हुआ था। अभी तो और कंपार्टमेंट बाकी है। पता है ना अब किस कंपार्टमेंट की बारी है? कंपार्टमेंट नंबर 3 की। ट्रेन धीरे धीरे करके फिर से टनल की तरफ जाती जा रही है। पूर्णिमा, रामला और किम वीआईपी सेक्शन में है, लेकिन मिस्टर संतोष कंपार्टमेंट नंबर 3 में है। सबको शांत कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना आपके साथ। लेकिन ट्रेन का स्टाफ सब कुछ जानता है। उन लोगों को पता है कि ये कोई टेक्निकल इशू नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जो कि इंसानों की समझ से बाहर है। ट्रेन एक बार फिर से टनल की तरफ घुसती है और अब याद है ना किसकी बारी है? कंपार्टमेंट नंबर
3 की, और उस कंपार्टमेंट में मिस्टर संतोष भी हैं। कंपार्टमेंट में धीरे धीरे आवाजें आना शुरू होती है। संतोष समझ जाता है कि अब इस कंपार्टमेंट से लोग गायब होंगे। वो लोगों को लेके उस कंपार्टमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन क्या वो निकल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बाकी सारे हैवान उस कंपार्टमेंट में आ जाते हैं और सबको मारना शुरू कर देते हैं। और आखिरी में वो हैवानों की रानी वहां आ जाती है और वो सबको मार देती है, मिस्टर संतोष को और बाकी सारे मेंबर्स को भी। और ये सब टेकुम, पूर्णिमा और किम अपनी आंखों से देख लेते हैं। वो हैवान कंपार्टमेंट नंबर 3 को भी लेके चले जाते हैं। अब ये तीनों चिल्लाने लगते हैं। अब उन्होंने उस हैवान को देख लिया है। वो बाकी सारे पैसेंजर को बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तारा बाहर निकलता है और सबको ये बताता है कि ये सब टेकुम का प्लान है। टेकुम, पूर्णिमा और उसकी बहन ये तीनों इस ट्रेन को लूटना चाहते हैं, इसलिए इनके साथी बार बार आके बाकी सारे कंपार्टमेंट को ट्रेन से अलग कर रहे हैं। अब ट्रेन के बाकी सारे मेंबर्स को उन तीनों के ऊपर शक हो रहा है। वो इन तीनों के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं और पूर्णिमा की नजर एक टनल की तरफ है। ट्रेन एक बार फिर से टनल के अंदर जा रही है। अब कुछ भी हो सकता है। पूर्णिमा को अब समझ में आ जाता है कि उसे अपनी जान बचानी पड़ेगी। वो अपने हाथ में शीशे का टुकड़ा लेती है, सबको डराती है और अपनी बहन किम, रामला और टेकुम को लेके कंपार्टमेंट नंबर 1 की तरफ जा रही है। याद है ना? अब 2 की बारी है। सब कोई तो वहां चले जाते हैं, लेकिन टेकुम को बाकी सब वहां रोक देते हैं। वो टेकुम को मारने लगते हैं और ट्रेन अब फिर से टनल की तरफ चली जाती है। और उन लोगों को पता चल जाता है कि पूर्णिमा सच कह रही थी और वो हैवान एक बार फिर से कंपार्टमेंट नंबर 2 में आ जाती है। वो बारी बारी करके सबको मार रही है और बहुत कोई को अपने जैसा हैवान बना रही है। मौका देख के टेकुम भी उस कंपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है, वरना वो भी मर जाता। अब सबको यकीन हो जाता है कि इस ट्रेन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पूर्णिमा सबको ये बताती है कि ट्रेन जब भी टनल के अंदर जाती है तब वो हैवान आते हैं, हमें ट्रेन को रोकना पड़ेगा। सब कोई तारा को कहते हैं कि ट्रेन को रोको। तारा भी बोलता है ठीक है, मैं ट्रेन को रोकूंगा। वो ड्राइवर के पास जाता है और ड्राइवर को कहता है ट्रेन की स्पीड बढ़ा दो, ये ट्रेन रिसोर्स से पहले नहीं रुकेगी। तारा पैसे के लिए सबकी जान खतरे में डालने के लिए तैयार था, लेकिन अब ट्रेन का कैप्टन तारा का साथ नहीं देगा। वो बाकी पैसेंजर के साथ है। वो तारा के पास जाता है और ट्रेन के ड्राइवर को ऑर्डर देता है। ये कहता है कि इस ट्रेन का कैप्टन मैं हूँ। ट्रेन का ड्राइवर उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तारा अभी भी ट्रेन को रुकने नहीं दे रहा। टेकुम तारा को रोकने की कोशिश करता है। तारा टेकुम को लात मार देता है और टेकुम बेचारा ट्रेन से बाहर गिर के मर जाता है। तारा ने अपने लालच के चक्कर में टेकुम को भी मार दिया। ट्रेन तो रुक जाती है और बाकी सारे पैसेंजर तारा से बहुत नाराज है। वो तारा को बांध देते हैं और तब कैप्टन सिद्दीक सारे राज से पर्दा उठाता है। सिद्दीक ये बताता है कि इस रेलवे ट्रैक को और किसी ने नहीं बल्कि तारा ने बनाया है। याद है ना स्टार्टिंग की बात, जब गांव वाले एक बिल्डर को मना कर रहे थे? वो और कोई नहीं बल्कि तारा था। हमें दिखाया जाता है कि वो गांव वाले तारा को समझाते हैं कि इस जंगलों में कोई रहता है और उन्हें पसंद नहीं आएगा अगर आप इस जंगल के पेड़ को काटेंगे, लेकिन तारा उनकी बात नहीं सुनता और आज तारा की वजह से ही सब कोई सब मरे हैं। अब ट्रेन रुक चुकी है। वो लोग तारा को ट्रेन के अंदर बांध के वहां से बाहर निकल जाते हैं। अब रिसोर्ट ज्यादा दूर नहीं है, वो लोग चल के भी रिसोर्ट तक जा सकते हैं, लेकिन क्या वो पहुंच पाएंगे? आइए जानते हैं। अंधेरा हो चुका है और अचानक जो हैवान टनल के अंदर थे अब वो टनल के बाहर आ चुके हैं। पूर्णिमा समझ जाती है कि वो हैवान टनल के वजह से नहीं बल्कि अंधेरे की वजह से आते थे। अब शुरू होगा मौत का खौफनाक खेल। सब कोई अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागते हैं, लेकिन वो हैवान अब किसी को कहां छोड़ेगी। सबसे पहले वो तारा को मारती है, उसके बाद बारी बारी करके सबको मारना शुरू करती है। आखिर में पूर्णिमा और उसकी बहन किम बचती है, लेकिन वो भी कहां बच पाएगी। वो हैवान पूर्णिमा के पास भी आ जाती है। पूर्णिमा बेहोश हो जाती है। अचानक उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि सब के सब
पेड़ बनते जा रहे हैं। उसकी आंखों के सामने उसकी बहन भी एक पेड़ बनती जा रही है, पूर्णिमा खुद भी एक पेड़ बनती जा रही है। लेकिन ये क्या, पूर्णिमा पेड़ बनते बनते रुक कैसे गई? पूर्णिमा वापस से इंसान कैसे बन गई? वो अपनी बहन को बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं बचा पाती। इंसानों ने जितने पेड़ काटे थे, उस जंगल की मायावी शक्ति ने उन सारे इंसानों को पेड़ बना दिया और इस ट्रैक के अंदर बिछा दिया। वो शैताना पूर्णिमा को दिखती है, वो हंस रही है। पूर्णिमा उससे कहती है कि मुझे ले जाओ अपने साथ, मेरी बहन को छोड़ दो, लेकिन वो नहीं मानती, वो चली जाती है। कहानी आगे बढ़ती है। 6 महीने बाद पूर्णिमा फिर से वहां लौटती है। वो गांव वालों से पूछती है कि उस शैतान ने मुझे क्यों नहीं मारा। गांव वाले उसे कहते हैं कि तुम्हें कैंसर था, तुम पहले ही मरने वाली थी, इसलिए उसने तुम्हें नहीं मारा और बाकी सबको पेड़ बना दिया। पूर्णिमा अपनी बहन के पेड़ के पास जाती है, वो रो रही है। वो कहती है कि मैंने अपना इलाज शुरू कर दिया, अब मैं जिंदा रहूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। थी ना खौफनाक कहानी? कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए। कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।